सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास स्पीकर चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है चुनावी जंग कोरोना संग। संदर्भ यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित थे। असमंजस था कि कोरोना की जो तीसरी लहर देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है, वो बड़े पैमाने पर जनसाधारण को संक्रमित कर रही है। क्या ऐसे माहौल के बीच में चुनाव कराया जाना संभव है? अतीत के अनुभव जब हमारे साथ में है कि चुनाव कोरोना के दौरान हुए और उस चुनावों का नतीजा बाद में बड़े पैमाने पर संक्रमण के तौर पर देश के सम्मुख आया। पश्चिम बंगाल का उदाहरण अभी भी हमारे जहन में। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि तमाम राजनीतिक दल किसी संजीदगी का परिचय देंगे, चुनाव आयोग भी इन चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए कोई फैसला लेगा। लेकिन जब चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक की तो खबरें यही आई कि सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में चुनाव टालने के संदर्भ में इंकार किया। सबका आग्रह रहा कि चुनाव समय पर ही होने चाहिए, चुनाव के अंतर्गत जो भी आपको प्रोटोकॉल के नियम वगैरह बनाने हैं वो बनाइए, लेकिन चुनाव समय पर कराइए। नतीजा ये रहा कि गत शनिवार को चुनाव आयोग के द्वारा विधिवत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। इधर चुनाव आयोग बता रहा था कि कब कैसे क्या चुनाव कराए जाएंगे, और उस दौरान स्वास्थ्य महकमा बता रहा था कि देश में संक्रमण किस गति से बढ़ रहा है। पिछली दोनों लहरों में संक्रमण की रफ्तार को पीछे छोड़ा जा चुका है। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख और अब 1.25 लाख प्रतिदिन केसेस आ रहे हैं। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये केसेस की संख्या 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक हो सकती है। और उसके बीच में बताया जा रहा है कि चुनाव 7 चरणों में होंगे। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक का कार्यक्रम दिया हुआ है। चुनाव आयोग ने देश को बताने की कोशिश की कि हम कोरोना के संदर्भ में बड़े संवेदनशील हैं, इसलिए 15 जनवरी तक सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। ना आप कोई रैली निकालेंगे, ना आप कोई पद यात्रा निकालेंगे, ना ही आप जनसंपर्क करेंगे। लेकिन ये कब तक? 15 जनवरी तक। जबकि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि लहर तो अभी शुरू हुई है, इसके पीक आने में 3, 4, 5 हफ्ते लगेंगे। तो जब पीक आ रही होगी तब इन चुनाव के दौरान होगा क्या? तो कुल मिलाकर जब हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जब स्कूल, कॉलेज जैसी तमाम संस्थाएं बंद की जा रही हैं, ऐसे में कोरोना को आमंत्रण देने के लिए चुनाव की प्रक्रिया क्या अपने आप में एक गैर जिम्मेदारी का विषय नहीं है? और अगर तमाम प्रोटोकॉल के साथ में चुनाव कराए जाते हैं तो क्या वाकई उसमें मतदाताओं के संदर्भ में वो अभिव्यक्ति प्रकट होगी जिसके आधार पर अगले 5 साल के लिए भविष्य का निर्धारण उन नेताओं के हवाले होगा? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि राजनीति नीति का राज नहीं चाहती, वह तो राज ही चाहती है। राज करने और राज रखने की ही नीति को वह चाहती है। पर क्या वह नीति है जो आंख राज पर रखे और जिन पर वह राज करे उन पर पांव रखने की सोचे? महान उपन्यासकार साहित्यकार जयेंद्र कुमार ने यह विचार हमें दिया था। वर्तमान कोरोना के दौर में जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में चुनाव कराए जाने के संदर्भ में आग्रह किया, वो क्या अपने आप में नहीं बताता है कि केवल राज, राज और राज ही उनका उद्देश्य है, जनहित के अंतर्गत उनकी प्राथमिकता नहीं है। इस आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं, जो सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर अंशुल अभिजीत हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। हमारे साथ साक्षी दिवाकर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। और साथ ही स्वतंत्र राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम किसी राजनीतिक प्रवक्ता से नहीं बल्कि स्वतंत्र राय देने के लिए मौजूद राजकुमार सिंह जी से करते हैं। देश के सुधी पत्रकारों में शुमार है राजकुमार सिंह जी। चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए कार्यक्रम और कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, जब हम हेडलाइंस पढ़ रहे थे तो बता रहे थे कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संक्रमित हो चुके हैं। वो राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। तो राजकुमार जी, इसके बीच में ये चुनाव का आयोजन क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, अब हालांकि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है और ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जिन एहतियाती कदमों के साथ चुनाव कराने की घोषणा हुई है उसका स्वागत भी किया है, सहमति भी जताई है। लेकिन मैं अपनी इस राय पर कायम हूं कि जिस तरह का कोरोना संकट इस देश ने पहली दूसरी लहर में देखा, झेला, और तीसरी लहर उन दोनों से ज्यादा भयावह बताई जा रही है यूरोप या दूसरे देशों के अनुभव के मद्देनजर। जी, उन सारी चीजों के बीच चुनाव कराने की सोचना, घोषणा करना
और चुनाव आयोग को दोष मैं ज्यादा इसलिए नहीं दूंगा जी कि सभी राजनीतिक दलों ने समय पर चुनाव कराने की राय दी। ये बात सूत्रों से नहीं आई, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने लखनऊ में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय की। जी तो ऐसे समय जिसको कि देश और दुनिया के तमाम जानकार, मेडिकल एक्सपर्ट बहुत बड़ा आपातकाल मान रहे हैं मानवता के लिए। जी आर्थिक आपातकाल भूल जाइए, राजनीतिक आपातकाल भूल जाइए, दूसरे संकट भूल जाइए, ये जीवन का संकट। जी तो जब एक एक जान कीमती है, हमको बताया गया, बार बार याद दिलाया गया, जहान भी कीमती है, जहान भी बचाना है, उस समय चुनाव कराने की सोचना मुझे लगता है कि राजनीतिक तंत्र की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। यहाँ बैठे राजनीतिक प्रवक्ताओं को शायद बात ये अच्छी ना लगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं जी कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की जीवन वायु मानी जाती है, प्राणवायु मानी जाती है, लेकिन जब लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई जिस पर लोकतंत्र टिका है, मतदाता की प्राणों की चिंता आपको नहीं है, तो लोकतंत्र में किस प्राणवायु की बात हम कर रहे हैं। दूसरा, कोरोना खाली देश तक सीमित नहीं है, दुनिया ने देखा है, दुनिया के देशों ने झेला है, और शायद हमसे ज्यादा बुरे हालात देखे हैं लोग। जी और दुनिया में कई दर्जन देश ऐसे हैं जिन्होंने 2020 से लेकर के 2021 तक अपने यहाँ निर्धारित समय पर होने वाले चुनाव टाले, विलंब से कराए। जाहिर सी बात है, चुनाव हो रहे थे तो लोकतांत्रिक देश ही रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि वहां किसी भी देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया हो चुनाव 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद कराए जाने से। आदर्श स्थिति ये होती कि ये चुनाव नहीं कराए जाते। तो राजकुमार सिंह जी बहुत स्पष्ट राय के साथ में हैं, राजनीतिक दलों की संवेदनहीनता का पर्याय है इन चुनावों के प्रति समर्थन किया जाना। मेरे साथ दो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं जिनकी अपनी अहमियत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी, जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अंशुल अभिजीत से करता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ, आप देश समाज के प्रति चिंतित रहने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के संदर्भ में कांग्रेस का शुरू से नजरिया रहा, कोविड के मामलों को ढंग से हैंडल नहीं किया। राहुल गांधी ने तो पहले ही बता दिया था कोरोना क्या है, पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। आप वाकई गंभीरता से ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो इन चुनावों के संदर्भ में आप इतना कालीन बिछाने के लिए तत्पर क्यों रहे? अंशुल अभिजीत जी, जानने में दिलचस्पी है। नहीं, यहाँ पर चुनाव को या फिर जमहूरियत को दोषी देना ठीक नहीं है जी। प्रधानमंत्री एक तरफ, चुनाव दूसरी तरफ। देखिए, राजकुमार जी ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे समक्ष में रखी, मैं कई बातों से इत्तेफाक करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जमहूरियत का पहिया तो हमेशा चलना चाहिए, लेकिन चुनाव कराना और किस तरह से चुनाव कराना, सुरक्षित हो, लोग महफूज हो रहे, इलेक्शन कमीशन के क्या एसओपीज हो, उनके क्या प्रोटोकॉल हो, उसमें फर्क पड़ता है। पिछले वर्ष जो चुनाव हुए थे उसके उदाहरण के बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो चुनाव आयोग है, और ऐसा ही है कि ये सरकार के इशारों पे नाच रही है। भाई, मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई चुनाव आयोग के जो मेंबरान हैं वो हत्यारे हैं, क्योंकि इन्होंने 8 चरण का चुनाव रखा था ऐसे वक्त में जब दूसरी लहर की कहर चल रही थी। और दूसरी लहर की कहर तो आप जानते हैं उसमें क्या हुआ, उनके दौरान क्या हुआ, जब लाशें गंगा में बह रही थी, जब अंत्येष्टि के लिए लंबी कतार थी, जब कब्रिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी और पूरा मुल्क सांस के लिए तड़प रहा था। तो ये आप जानते हैं कि ये जो सरकार की जो अयोग्यता है और जो जमहूरियत है, ये इसमें दोनों में फर्क है। सरकार की अयोग्यता, उनकी अक्षमता, उनकी नाकाबिलियत, उनकी तैयारी नहीं होना, उनका बंदोबस्त नहीं करना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, और बार बार हम उसी बात पे जाते हैं, सरकार ने वैक्सीन ऑर्डर नहीं किए अभी तक। कल एक बैठक हुई, समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने यह कहा, उन्होंने निर्देश दिया कि भाई टीकाकरण और बढ़ाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी अब तक क्यों रुके हुए थे? जब ओमिक्रॉन का विस्फोट हो गया, जब वो आग की तरह फैल रहा है, जब लाखों लोग मुतासिर हो गए हैं, जब प्रधानमंत्री जी आके कह रहे हैं कि टीकाकरण का विस्फोट ये ज्यादा होना चाहिए। भाई, 26 नवंबर को
WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था, तब तक आप क्या कह रहे थे? जब ओमिक्रॉन फैल गया तभी भी आपने ऐलान किया कि भाई ओमिक्रॉन होगा, उसके बूस्टर डोजेस होंगे। आपने जून में सुप्रीम कोर्ट एक हलफनामे में यह कहा था कि आप इस साल के अंत तक जितने भी यहां के एडल्ट्स हैं उनको वैक्सीनेट कराएंगे। अभी भी आप 60 करोड़ डोजेस कम हैं। 33% ऐसे लोग हैं यहां पर जिनको एक ही डोज मिला है। ये कहते हैं ना कि जो आधी बात होती है वो झूठ होती है, आधा सच झूठ होता है। अभी 10% ऐसे लोग हैं जिनको एक भी वैक्सीनेशन नहीं मिला, और मैं बूस्टर डोज की तो बात ही नहीं कर रहा, उसको मिला के अभी 100 करोड़ डोज आप कम है। व्हाइट पेपर कहां है, डोजेस कहां है? और जितने भी विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर साहब यहां पर बैठे हैं, वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो वैक्सीन है। मास्क लगाने से और सोशल डिस्टेंसिंग। अंशुल जी, मैं आपकी विद्वता से और आपकी जानकारी से बड़ा अभिभूत हूँ। जमीनी स्थितियाँ क्या है आपको बखूबी पता है, कितना वैक्सीनेशन हुआ, कितना नहीं हुआ, कितने लोग असुरक्षित है, सरकार से क्या काम नहीं हो पाए, सबकी आपको जानकारी है। ये सब जानकारी अगर आपको है तो आपकी पार्टी को भी है। तो जब चुनाव आयोग रायशुमारी के लिए आया तो ऐसे हालात के बीच में कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने का परिचय क्यों नहीं दिया? क्यों कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि अभी चुनाव कराया जाना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा, हमारी तैयारी नहीं है, हमारे मतदाता जिनके लिए चुनाव होना है वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए चुनाव को अभी टाला जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा आग्रह किया कि चुनाव टाल दिए जाए। आपसे जानने में दिलचस्पी है, जब इतना सब कुछ ज्ञान आपके पास था, इतनी सब कुछ जानकारी आपके पास है, इतना ज्यादा जनता के लिए आप चिंतित हैं, संवेदनशील हैं, तो जब सही मौका आया उस समय पे मौन क्यों जमा रहा आपका? नहीं, मौन नहीं जाना रहा, हमने चिंता व्यक्त की, गंभीर चिंता व्यक्त की। आप ये मत भूलिए। क्या डॉक्टर अंशुल अभिजीत यहां कहने के लिए तैयार है कि हमने चुनाव आयोग से मांग की थी कि चुनाव ना कराए जाएं और चुनाव आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी चुनाव कराने का फैसला लिया? देखिए, ऐसी गंभीर स्थिति में चुनाव होना, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था कि चुनाव होना चाहिए। हमने अपनी चिंता व्यक्त की थी। बस ये मत भूलिएगा हिमांशु भाई कि हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने कहा था कि हम बड़ी रैली नहीं करेंगे, हम लोगों का ये जो मेलजोल है ये ऐसा नहीं करेंगे, हम चुनाव प्रचार में लोगों की जिंदगी दांव पे नहीं डालेंगे, ये हमने कहा था। पिछले साल भी हमने ये फैसला लिया था। बंगाल के चुनाव के वक्त जो सबसे पहले हमारी पार्टी थी जिसने ये कहा था कि हम रैली में नहीं जाएंगे। केरल की सब बड़ी बड़ी रैली करके, असम में बड़ी बड़ी रैली करके, फिर आप जिस बंगाल में आपकी 0 सीटें आई वहां पर अपनी एक रैली निरस्त करा के डॉक्टर अंशुल अभिजीत बताना चाहते हैं देश को कि देखिए कांग्रेस कितनी जिम्मेदार पार्टी है। पर अंशुल अभिजीत मुझे ये नहीं कहने के संदर्भ में आ रहे हैं कि हाँ हमने मांग की थी कि चुनाव ना कराए जाएं अभी, फिर भी चुनाव आयोग ने हमसे नहीं सुनी। मैं वापस आऊंगा अंशुल जी आपके पास में, लेकिन मैं साक्षी दिवाकर जी के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर अनिल गोयल जो चिकित्सा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि ये घोषणा आपको कितना डरा रही है, भविष्य को लेकर कितने चिंतित है? देश की सबसे बड़ी डॉक्टरों की संस्था के प्रतिनिधि होने के नाते डॉक्टर अनिल गोयल, या आपको लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मस्त चलने दीजिए, होने दीजिए चुनाव, कुछ नहीं होगा? नहीं, देखिए इसमें हिमांशु जी एक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कुछ ग्रे एरियाज है। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ जी। पहली बात तो राइट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना को हल्के में ना लें, इसमें बहुत सावधानी और सतर्कता की जरूरत है जी। उसके बाद कुछ इसकी बात कर लेते हैं, मेडिकल साइंस की बात कर लेते हैं। अभी जो कोरोना है, जैसे कि कल की दिल्ली की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 22,000 केस थे लेकिन सिर्फ 1500 के करीब एडमिशंस हैं और उसमें भी 98% हैं जिनमें वेंटिलेटर आईसीयू की आवश्यकता नहीं। मैं सिर्फ एक साइंस के फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा है कि पिछली बार सेकेंड वेव में इसी नंबर पर 20,000 से ज्यादा मरीज बेड ऑक्यूपाइड थे और उसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की बहुत ज्यादा बेड्स की जरूरत थी। तो ये पहली बात, तो ये बहुत जरूरी है कि एक माइल्ड डिजीज है ये। आगे आने वाले समय में इस माइल्ड डिजीज का क्या होगा, जैसे कि पीक का उम्मीद आप बोल रहे फरवरी में, हम लोगों की जो जितना भी स्टैटिक्स चल रही है, हो सकता है ये जनवरी 3rd वीक में इसका पीक आ जाए। मान लीजिए 15, 20 जनवरी, 25 जनवरी, तो एक बड़ी डायनामिक सी प्रोसेस है। अब चुनाव पर आते हैं। चुनाव में अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 15 जनवरी तक डिजिटल हम करेंगे, उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे। इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी कह रही है कि वक्त के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे, हर वीक उनकी मीटिंग हो रही है।
पिछले हफ्ते उन्होंने 2 दिन का लॉकडाउन किया, सैटरडे संडे। दिल्ली का मैं एग्जांपल देता हूँ, जी। इस बार उन्होंने फिर किया और कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, इनमें नहीं जा सकते, और व्हाट वीकली बाजार खुलेंगे। तो इसको हम लोग एक डायनेमिक प्रोसेस की तरह लें। चुनाव होना एक प्रक्रिया है, तो इसमें अगर सावधानी बरत रहे हैं, डिजिटल प्रचार की 15 के, और हो सकता है उसके बाद भी डिजिटल प्रचार की आवश्यकता पड़े। ये अभी किसी ने ये रूल आउट तो नहीं किया कि डिजिटल प्रचार 15 जनवरी के बाद नहीं होगा। अगर केसेस बढ़ते हैं, लाखों केसेस होते हैं, अगर जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं केसेस, 15 जनवरी तक हो सकता है पीक होकर 4 लाख 5 लाख हो जाए, तो फिर डिजिटल प्रचार अगले 15 दिन में फिर डिजिटल प्रचार ही होगा। चाहे 10 फरवरी का चुनाव है फर्स्ट फेज में यूपी में, तो फिर डिजिटल प्रचार ही एक ऑप्शन होगा। ये मेरी मेडिकल एडवाइस डॉक्टर है। गोयल साहब, मेरा आपसे इस देश के जमीनी हालात के अनुभव के आधार पर राय देने का अनुरोध है। इस देश में जो नेता हमें बता रहे थे कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूरी रखें, भीड़ न जुटाएं, कार्यक्रमों का संदर्भ में परहेज रखें, जो टीवी पे आकर ये हमें बताते हैं उसके तुरंत बाद विमान में बैठ के जनसभाओं में पहुंच जाते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं कि देखिए जो ये जन समुद्र आया हुआ है। इस विरोधाभास के आप भी साक्षी रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हमने कोरोना के संदर्भ में इस चुनाव कार्यक्रम का आह्वान करके आमंत्रण दिया हुआ है कि थोड़ा तसल्ली से कोरोना फैले, क्योंकि अतीत के अनुभव सामने हैं। क्या नेताबाज आए आयोजनों के संदर्भ में? जब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप चरम पर चढ़ रहा था, तब भी सभाओं में भीड़ क्या डॉक्टर अनिल गोयल साहब आपने अनदेखा की थी? कितना डर रहे हैं आप कहने और करने के अंतर को लेके? मेरी पूरी बात होने दीजिए। देखिए, पिछली बार और अब में डिफरेंस 2 है जी। पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने इसको डिजिटल प्रचार नहीं कहा था, 15 जनवरी तक अब की बार बोला। दूसरी बात, पिछली बार ये डेल्टा जो वेरिएंट है बहुत सीरियस था, उसमें ऑक्सीजन की, आईसीयू बेड्स की बहुत जरूरत हो रही थी जी। मेरा ये कहना है कि 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में हमको देखना होगा कि फिर डिजिटल प्रचार ही होगा या रैलीज। निश्चित रूप से जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, अगर 15 जनवरी के बाद भी बढ़ता है तो रैलीज नहीं होनी चाहिए। ये मैं जमीनी हकीकत की बात आप जो पूछ रहे हैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद फिर डिजिटल प्रचार ही होना चाहिए। सो इट्स ए डायनेमिक प्रोसेस। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके बारे में और हमारे पास डेटा आएगा कि कितना नंबर बढ़ रहा है, कितना इसमें सीरियस हो रहा है, कितना बेड्स की जरूरत हो रही है। एक और मैं एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। एक तरह से ओमिक्रॉन डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले 1 महीने में इस देश में ओमिक्रॉन के कारण 100% लोग इम्यून हो जाएंगे इस कोविड वायरस से, क्योंकि अभी भी हमारी सीरो पॉजिटिविटी है 80% से ज्यादा, 85%। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी डॉक्टर अनिल गोयल की है कि 1 महीने के भीतर ओमिक्रॉन के चलते पूरा देश इम्यून हो जाएगा, अर्थात खतरे से बाहर आ जाएगा। तो मैं साक्षी दिवाकर जी, जो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, उस भारतीय जनता पार्टी की जो न केवल किसी एक प्रदेश की, बल्कि न केवल एक देश की, बल्कि दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसने देश को जोखिम में क्यों डाल दिया? डॉक्टर अनिल गोयल बता रहे 1 महीने में इम्यून हो जाएंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने का परिचय नहीं दिया? क्यों भारत सरकार ने अपने अख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया और ऐसे संकट के दौर में चुनाव कराने को जरूरी करार दिया? साक्षी जी। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि कोई भी किसी भी स्टेट में जब चुनाव होता है तो कोई पार्टी नहीं करवाती, ना भारतीय जनता पार्टी करवाती है, ना कांग्रेस करवाती है, तो चुनाव आयोग करवाता है। और मुझे लगता है उन्होंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने पूरी गाइडलाइन दी है कि कोरोना काल में हम किस तरीके से इसका सामना भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो एक प्रतिक्रिया है उसको भी हम लोग इलेक्शन जो होनी चाहिए वो भी हो जाए। दूसरा, मैं अभी आप अंशुल जी जो है अभी बता रहे थे किस तरीके से हमारा देश पीछे छूट गया भारतीय जनता पार्टी के राज में, और वैक्सीन ने किस तरीके से ढिलाई है। तो ये मैं साफ साफ अगर जनता को भ्रमित करने के लिए नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इस तरीके से झूठ बोलेंगे तो मुझे लगता है एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, उन्हें ये बातें नहीं शोभा नहीं देती है। 150 करोड़ वैक्सीन लग गई है, इसकी तारीफ दुनिया कर रही है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। और दूसरी बात, मैं आपको अभी 70 वर्षों से कांग्रेस का ही कार्यकाल वहां चल रहा था,
जब दुनिया पोलियो फ्री हो गया था उसके बाद हिंदुस्तान को पोलियो की वैक्सीन मिली थी। तो आप किस तरीके की बातें कर रहे हो? कम से कम आज हम जब जितने विकासित देश थे जब उन्होंने एक वैक्सीन बनाई, उसी के साथ साथ भारत में भी वैक्सीन बनकर तैयार हो गई। तो हमें एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए, हमें हमारे साइंटिस्ट को मोटिवेट करना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। अभी तक हमारा भारत देश पीछे छूटा हुआ था, क्योंकि पोलियो की दवाई जब हमें मिली थी तब पूरा सारी दुनिया उससे पोलियो फ्री होती थी। तो उसके साथ साथ चिकन पॉक्स की भी दवाई जब हमें मिली थी, बाकी अन्य देशों से वो जा चुका था। तो ये जो सारी चीजें हैं आप अनदेखा नहीं कर सकते। आज भारत विकासित देशों के साथ में चल रहा है और दूसरे देशों का एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती गई है और इस चीज को आपको भी मानना चाहिए। मैं साक्षी जी अनुरोध करूंगा, हमें विषय से भ्रमित नहीं होना। मेरा जो सवाल है उस पर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की प्रवक्ता होने के नाते प्रतिक्रिया की उम्मीद हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कोरोना महामारी के दौर में, जिसमें आज ही खबर आई है कि हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी तक सारे स्कूलों पे ताले लगवा दिए हैं, संक्रमण फैल रहा है और भी तमाम राज्यों के स्तर पर नाइट कर्फ्यू के संदर्भ में फैसले लिए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज फैसला लिया है मंत्रालयों में, सरकारी कार्यालयों में केवल 1/3 लोग ही आएंगे। ऐसे एहतियात कदम उठाने वाली सरकारें चुनाव के संदर्भ में इतने खुले मन के साथ में तैयार कैसे हो जाती हैं? सवाल है आपसे, क्या राज बने रहने के लिए या राज पाने के लिए जिन पर राज करना उनकी जान की कोई परवाह नहीं? इस पर आपकी प्रतिक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सेवा ही संगठन है, हमारी विचारधारा है, हम उसी के आधार पर काम करते हैं। और इलेक्शन के लिए नहीं, हम जब पक्ष में होते तब भी काम करते हैं जनता के लिए, जब हम सत्ता में होते हैं, जब विपक्ष में होते तब भी हम जनता के बीच में बना रहते हैं। हमारी प्राथमिकता ही जनता रहती है। अभी चुनाव आयोग अगर तैयारी करवा रहा है, इलेक्शन करवा रहा है, तो इसके लिए मुझे लगता है एक महागठबंधन की आवश्यकता है, जिसमें ना सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस हो या फिर हमारे आप पार्टी हो या फिर जो जितनी सपा हो बसपा, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम अपने वोटर्स को भी सुरक्षित कर सके और हमारे वोट भी सही जगह पड़ सके। तो मुझे लगता है जो चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए हैं और जो गाइडलाइन फॉलो करने के लिए दी है, अगर हम सब लोग मिलकर उसको फॉलो करेंगे तो चुनाव भी ढंग से हो जाएगा। और कोरोना को आप चुनाव के साथ जोड़ के देखना सही नहीं कह सकती मैं, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं है लेकिन वहां पे केसेस सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं। कोलकाता वेस्ट बंगाल में कोई भी अभी चुनाव नहीं है लेकिन वहां पे केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं जिन राज्यों में इलेक्शन है वहीं पे केसेस बढ़ रहे हैं, जिन राज्यों में इलेक्शन नहीं है और जहाँ पे पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है वहां पे भी बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा साक्षी जी, चुनाव आयोग ने फैसला लिया है 15 जनवरी तक कोई रैली, कोई प्रदर्शन, कोई जनसंपर्क नहीं होगा। क्या साक्षी ये मानती हैं जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं पूरे चुनाव कार्यक्रम के दौरान ये प्रतिबंधित रहना चाहिए या कोई अलग राय आपकी है? देखिए अगर चुनाव आयोग ने ये जो फैसला लिया वो इसीलिए लिया कि हम 15 तारीख तक देखेंगे, लेकिन तब तक अगर फ्लक्चुएट हुए केसेस तो उस हिसाब से इस चीज को आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। तो जैसे भी निर्णय चुनाव आयोग लेंगे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उसका साथ देगी और जो भी निर्देश हमें दिए जाएंगे हम उसका पालन करेंगे। तो साक्षी जी कह रहे हैं जो भी लेना है वो चुनाव आयोग को लेना है, चुनाव आयोग जैसा करेंगे हम पालन करेंगे। जितनी सरलता के साथ साक्षी जी ऐसा कह रही हैं, राजकुमार जी जिनके तकरीबन 4-5 दशक सार्वजनिक जीवन में बीते हुए हैं, वाकई राजनीतिक दल इतने ही सहृदय, इतने ही आज्ञाकारी और इतने ही संवेदनशील होते हैं राजकुमार जी? जो चुनाव आयोग कहता है मान लेते हैं, जो चुनाव आयोग करने के लिए कहता है उसी अनुसार आचरण करते हैं। हिमांशु जी आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी मालूम है कि जो चीज हमारे अनुकूल होती है उसको तो हम तत्काल मान लेते हैं, जो अनुकूल नहीं होती है उसमें किंतु परंतु तमाम निकल आते हैं। लेकिन सवाल दूसरा है जी। अभी साक्षी कह रही थी कि जहां चुनाव नहीं होते वहां भी कोरोना केस आ रहे हैं। तो सवाल ये तो है नहीं कि चुनाव की वजह से कोरोना बढ़ा है, सवाल यह कि जब कोरोना बढ़ रहा है तब हम चुनाव क्यों करा रहे हैं। जी। जहां तक पुराने अनुभव की बात है, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, हम सब लोगों ने देखा है कि बंगाल में चुनाव के बाद क्या हुआ था, तमिलनाडु में चुनाव के बाद क्या हुआ था, कोरोना का विस्फोट हुआ था जी। और उस विस्फोट के बारे में भी बताया जाता है कि आंकड़े सही नहीं थे। दूसरी बात अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, साक्षी ने भी कहा, अंशुल भी कह रहे थे कि ये जो प्रतिबंध है 15 जनवरी तक है। जी। अच्छी बात है, 15 जनवरी को आप रिव्यू कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस या इलेक्शन कमीशन कोई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है जी। कि आप हर हफ्ते अपने पैरामीटर चेंज करते जाएंगे। अभी तक डॉक्टर साहब पता नहीं किस आधार पे कह रहे हैं, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं, कि
कि 15-20 जनवरी तक पीक आ जाएगा। जितनी मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन मैंने अभी तक देखी है, सबका मानना यह है कि फरवरी के मध्य तक पीक आएगा। जी। दूसरी बात, अगर आप इसी तरह से चलते रहे, मान लिया कि अब जी। हफ्ते बार फैसला करते रहेंगे, एक तो एक जीवन चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी जी। कि हर व्यक्ति अनिश्चित में रहेगा राजनीतिक दलों से लेकर मतदाता तक कि अगले हफ्ते कौन से नए दिशा निर्देश आएंगे, नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लगेगा कि 6 बजे से लगेगा। ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है जी। कि आपको रेस्टोरेंट बंद करना, ये चुनाव प्रक्रिया है जिसको आप हर दूसरे दिन, हर हफ्ते नहीं बदल सकते। तीसरी बात, अगर 20 जनवरी या 25 जनवरी तक भी पीक आ गई, हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन यह है कि दूसरी लहर में जो केस आए थे, क्योंकि इस संक्रमण की दर 4 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, तो कुल आंकड़ा 4 गुना या 5 गुना पहुंच सकता है। तो अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अभी बड़े संतोष की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जरूरत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर नंबर दूसरी लहर के मुकाबले 4 गुना 5 गुना आ गया, फिर उस प्रोपोर्शन में संख्या को देखेंगे तो क्या हमारे पास संसाधन है? पहली बात। दूसरी बात, अगर 20 जनवरी या 25 जनवरी या जनवरी के आखिर तक भी पीक आ गया, तो क्या पीक एक दिन में उतर जाएगा? हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ मतदान की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो रही है जी, और 10 फरवरी को 57 सीटों के पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव मतदान होगा। तो क्या हम एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि ये जो चुनाव प्रावधान इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, डिजिटल रैली का है, 1-to-1 कैंपेन का है, सारे प्रावधानों के तहत भी चुनाव प्रचार हो जाए जी, तो क्या मतदान संभव है? क्या मतदान संभव है? कई सारे सवाल राजकुमार सिंह जी ने उठा दिए। मैं आखिरी बातचीत के लिए डॉक्टर अनिल गोयल साहब के पास आना चाहता हूँ। गोयल साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, बतौर चिकित्सा विशेषज्ञ, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसे संक्रमण काल में हर हफ्ते रिव्यू के आधार पर चुनावों पर फैसला लिया जाना चाहिए, या आने वाले समय की आहट को चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके एक स्पष्ट गाइडलाइन चुनाव आयोग को तुरंत देनी चाहिए, ताकि उसके अनुरूप ही चुनाव अगर कराने ही हैं तो बीच रास्ते में रास्ते ना बदले जाएं, बल्कि अभी से तय हो जाए किस रास्ते से हम मंजिल तक पहुंचने वाले हैं? मुझे जो इन्फॉर्मेशन है आपको भी होगी, मेरा ख्याल है कि चुनाव आयोग ने ये डिसीजन लेने से पहले मेडिकल एक्सपर्ट से भी चर्चा किया है जी, पॉलिटिकल पार्टी से भी किया है, तो मेडिकल एक्सपर्ट से भी चर्चा किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है जी, उन्होंने विभिन्न मेडिकल एक्सपर्ट से चर्चा किया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर एक ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन है जहां अगर हफ्ते हफ्ते डिसीजन लेना है तो क्या प्रॉब्लम है? अभी इलेक्शन कमीशन का आप जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा 15 जनवरी तक डिजिटल, उसके बाद भी बहुत स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगा, जहां 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये सब होगा। तो ये क्यों नहीं रिवाइज कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ने अगर ये नोटिफिकेशन किया है कि 10 फरवरी को चुनाव होगा, तो इलेक्शन कमीशन भी रूटीन तरीके से नहीं चल सकता। उसको फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ेगी, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ मिलकर ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम डिजिटल चाहते हैं या फिजिकल चाहते हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि 15 तारीख को या 15 के पहले इलेक्शन कमीशन को फिर से एक बार डिसीजन मेडिकल एक्सपर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ बैठकर करना होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, अगर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं ले सकता। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो ये बात तय है कि ये चुनाव कोरोना के बीच में निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है। महज राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। बेहतर होगा कि चुनाव आयोग राजनेताओं दल से ज़्यादा चिकित्सकों की सुने और चिकित्सकों के माध्यम से जो सलाह मिल रही है उसके अनुसार व्यवहार में अमल में लाए। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर चुनाव होने हैं तो वो भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बड़ी बड़ी भीड़ें जो अतीत में चुनाव कार्यक्रम का हिस्सा रही हैं वो भविष्य में दिखाई ना दें, ताकि हम लोगों को सुरक्षित रख पाएँ। पर क्या चुनाव आयोग ऐसा कर पाएगा, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है, जो राजनीतिक दलों को समर्पित होकर है, कि इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। नादिम नदीम ने जो ये कहा था ये राजनीतिक दलों पर मुफीद है, पर चुनाव आयोग के संदर्भ में ये शेख सटीक बैठे ऐसी हमारी अपेक्षा नहीं है। चुनाव आयोग एक जिम्मेदार संस्था होने का परिचय देगा और इन चुनावों के संदर्भ में
वो सब जरूरी कदम उठाएगा जो लोगों की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्या ये हमारी उम्मीद पूरी होगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इस कार्यक्रम में अब इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।